हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने शासन किया था उसे समझेंगे और इसे हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसे कहानी की तरह नहीं समझते हो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले की क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, श्री गुप्त के बारे में पढ़ा था, गुप्त वंश के संस्थापक। उसके बाद हमने चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा था, यानी संपूर्ण गुप्त वंश के बारे में हमने समझा था। तो जिसने भी उस क्लासेस को नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ये आपके सिर्फ एमपी वर्ग 2 में ही पूछे जाएंगे या DSSSB के एग्ज़ाम में ही पूछे जाएंगे। ये आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते ही है, तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अब क्या होता है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से लेकर 1526 तक के इतिहास का जो अध्ययन है वो किया जाता है। अब इन 320 वर्ष के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया था। अब ये जो दिल्ली सल्तनत था जिसमें 1206 से 1526 तक का इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो 5 वंशों ने शासन किया था। और वो 5 वंश कौन कौन से थे? तो पहला जो था वो था गुलाम वंश, जिसने 1206 से लेके 1290 तक शासन किया था। दूसरा जो था वो था खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 तक शासन किया था। तीसरा जो था वो था तुगलक वंश, जिसने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। और चौथा जो था वो था सैयद वंश, जिसने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया था। और सबसे अंतिम जो दिल्ली सल्तनत पे जिसने शासन किया था जिस वंश ने, वो था लोधी वंश, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था। इन सभी राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। तो आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे कि गुलाम वंश के कौन संस्थापक थे, गुलाम वंश में कौन कौन शासन किए थे, कौन कौन इसके संस्थापक बने थे, उसे समझते हैं। गुलाम वंश जो है वो 1206 से लेके 1290 तक का है, यानी गुलाम वंश का जो शासन था वो कब से कब तक रहा है, तो 1206 से लेके 1290 तक रहा है। इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? अब नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा, गुलाम वंश यानी कि गुलाम यानी कि दास। अब इसे गुलाम वंश या फिर दास वंश जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। अब याद कैसे रहेगा, तो गोरी, आप लोग भी किसके गुलाम रहते हो? तो गोरी के, यानी सुंदर सुंदर जो कन्याएं होती है, गोरी सी कन्याएं होती है, उसके गुलाम होते हो ना। तो वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी के, जहां गोरी नाम आ जाए यानी समझ लेना है कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे, तो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यानी गुलाम वंश की जो स्थापना है, जो शुरुआत है, वो किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो अपना राज्याभिषेक कब किया था, तो 24 जून 1206 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। अब जो गुलाम होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें फारसी में बंदगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए रखा जाता था। अब ये गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, और गुलामों से ही क्या समझ में आता है, यानी कि गुलाम, यानी इन्हें क्यों रखा जाता था, तो सैनिक का सेवा कर सके इसलिए इन्हें खरीदा जाता था। गुलाम वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया? अब गुलाम वंश जो था इसमें किन किन राजाओं ने शासन किया था? तो सबसे पहले किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। उसके बाद किसने किया था, तो आराम शाह ने किया था। यानी आराम शाह कौन है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ही पुत्र है। उसके बाद गुलाम वंश में किसने शासन किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने किया था, जो कि इल्तुतमिश के ही पुत्र थे। ये ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए क्योंकि ये अयोग्य शासक थे, योग्य नहीं थे, जिसने 8 महीने तक ही ये शासन कर पाए थे। और उसके बाद रजिया सुल्तान ने शासन किया था, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसके बाद बहराम शाह ने किया। उसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह ने किया। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद ने किया। उसके बाद बलबन ने शासन किया, और फिर केकूबाद ने किया, और उसके बाद शमसुद्दीन कयूमर्स ने शासन किया था। ये भी एक अयोग्य शासक थे, इसलिए ये भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए थे, लेकिन ये सबसे अंतिम शासक थे जिसने गुलाम वंश पे शासन किया था।
तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सा है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है और रजिया सुल्तान है। इन सभी के बारे में आप लोग को जानकारी अच्छे तरीके से रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है अधिकतर ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था, तो दिल्ली सल्तनत जो है उसका पहला सुल्तान बना, यानी सबसे पहला सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत का वो कौन बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। इसे ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसे ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब पूछा जाएगा अगर गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो गोरी का गुलाम था, यानी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान गया, उसने भारत में अपने दासों को भारत में उसके नाम से शासन करने के लिए नियुक्त किया। अब क्या हुआ था, जब मोहम्मद गोरी जो थे उन्होंने भारत में लूटपाट किया और वो वापस अफगान जाने लगे, तब उसने क्या किया, तो भारत में अपने दास जो उसके भारत में जो उसके दास थे, उसने भारत में उसके नाम पर, यानी मोहम्मद गोरी के नाम पे क्या किया, उन्होंने शासन करने के लिए उसे नियुक्त किया कि आप लोग जो है मेरे नाम पे ही अब आप लोग भारत में शासन करो। राज्यरोहण यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक, उसका राज्याभिषेक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद हुआ था। यानी जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई उसके बाद 24 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है, तो लाहौर है। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब दस्ता से मुक्त नहीं था। अब क्या हुआ था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना था तब यह दस्ता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपहसालार की उपाधियां जो है उसने उसके साथ ही इन्होंने शासन किया था। कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। यानी कुतुब मीनार जो है इसकी जो नींव है, यानी इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दानी थे, तो उन्हें लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान, अब इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे, तो हसन निजामी थे और फर्रुख ए मुदवियर जो है वो थे। अब यहाँ देखिए, तो दिल्ली के कुबत अल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो दिल्ली के कुबत अल इस्लाम मस्जिद जो है वो कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ये जो मस्जिद है ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में। अब इसका निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, इसे ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का नाम जो है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के नाम पे रखा गया था। अब बहुत लोग ये भ्रम में होंगे कि कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार का नाम जो है वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के नाम पे रखा गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा लिखी गई थी। अब जो इसकी जो आधारशिला थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लिखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। अब कुतुब मीनार जो है उसकी 2 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि शेष जो 3 मंजिलें जो थी उसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। मीनार जो है उसके 2 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और जो शेष 3 मंजिलें हैं उसका निर्माण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ था, तो 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसे लाहौर में ही दफना दिया गया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो आराम शाह जो कि इसका पुत्र था वही बना और उसे लाहौर की गद्दी पे बैठाया गया। लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, वो योग्य नहीं था, काबिल नहीं था और इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया था। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर खुद शासक बन गया। ये तो अयोग्य था, ये तो योग्य था नहीं, काबिल था नहीं, तो ये 8 महीने तक ही शासन कर पाया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी और खुद ही शासक बन गया। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1211 ईस्वी में इन्होंने आराम शाह की हत्या की और उसी साल इन्होंने क्या किया, तो गद्दी पर बैठ गया था।
अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में। अब इल्तुतमिश जो है वो कब से कब तक शासन किया, तो 1211 से लेकर 1236 तक इनका शासन चला है। तो आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। जब आराम शाह को हत्या कर दी इल्तुतमिश ने, उसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश जो है वो अगला शासक बन गया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। तो इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका दामाद और गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी मृत्यु हुई, उस समय वो क्या था, तो वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थी उसकी राजधानी लाहौर थी। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, जब वो गद्दी पे बैठ गया तो लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित किया, यानी वहां से हटा के उन्होंने दिल्ली में लाया, यानी दिल्ली को अपनी राजधानी जो है वो बना ली। इसने होज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया। अब इल्तुतमिश ने ही होज ए सुल्तानी जो है इसका निर्माण करवाया था। कहाँ, तो दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था। अब दिल्ली ए कोहना जो है ये क्या है, तो ये दिल्ली का ही एक नगर है जो कि पहले राजाओं ने इसका स्थापना किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब इल्तुतमिश ही जो था वही एक पहला शासक बना जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने की थी, बगदाद के खलीफा से इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। अगर संस्थापक पूछता है तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वास्तविक संस्थापक नाम आ जाता है तब इल्तुतमिश होगा। क्लियर है यहाँ तक। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगोज खान ने जलालुद्दीन मंगवर्नी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी तो इसने शरण देने से मना कर दिया। अब क्या हुआ था, जब मंगोल जो थे आक्रमणकारी चंगोज खान ने जलालुद्दीन मंगवर्नी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन उस समय क्या हुआ, इसके शरण मांगने पे इल्तुतमिश ने इसे मना कर दिया था। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। अब जो इल्तुतमिश थे इन्होंने सल्तनत काल में 3 महत्वपूर्ण अंग जो कि इक्ता प्रणाली था, सेना प्रणाली था और मुद्रा प्रणाली, इसका गठन किया था। अब ये है क्या, तो इक्ता प्रणाली, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। यानी इक्ता प्रणाली क्या है, तो धन के स्थान पे यानी धन के जगह पे वेतन के रूप में क्या दे देना, तो भूमि प्रदान करना। यानी वेतन में आपको धन नहीं मिले और उसके जगह पे क्या कर दे, भूमि दे दे, वो होता है इक्ता प्रणाली। सेना प्रणाली, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था जिसे तुर्क ए चिहलमानी या दल चलीसा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो दल चलीसा है इसका निर्माण किसने, इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया जिसे तुर्क ए चिहलमानी या दल चलीसा के नाम से जाना जाता है। अब इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के कौन कौन से सिक्के थे, तो एक टंका सिक्का था और एक जीतल सिक्का था। जो टंका सिक्का था यह चांदी का सिक्का था, ये जो टंका था ये चांदी का सिक्का था, और जो जीतल था यह तांबे का सिक्का था। तो इसे ध्यान रखना है कि टंका जो है चांदी का था और जीतल जो है वो तांबे का सिक्का था। ये किसके द्वारा प्रचलित सिक्के थे, तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाया था। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, तो न्याय मांगने के लिए, यानी किसी को अगर न्याय चाहिए तो क्या करना है, तो लाल वस्त्र पहन के उसे न्याय के लिए मांग करनी है। मांगने की जो परंपरा है वो किसने चलाई थी, तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब क्या हुआ, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश जो थे उसकी मृत्यु हो गई और इसने अपने जीवन काल में, यानी ये जीवित जब थे उसी समय इन्होंने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया कि मेरे बाद जो है रजिया जो है वो सुल्तान बनेगी, क्योंकि वो एक योग्य शासिका थी, उसमें वो उस काबिल थी। उसके जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, वो उस लायक नहीं थे। और ये बात जो है एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने भी कहा था कि जो रजिया है वो एक योग्य शासक है, अपने भाइयों की अपेक्षा वो सबसे ज्यादा योग्य है, लेकिन फिर भी वो उसे एक शासिका के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। अब इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, तो 40 सरदारों ने जो 40 सरदार का जो गठन किया गया था, किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। 40 अमीर सरदारों को एक दल तकनी ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है, वो एक दल था जिसे इल्तुतमिश ने जिसका गठन किया था। अब उन दलों ने क्या किया, तो रजिया को शासक नहीं बना के उसका जो छोटा भाई था, यानी इल्तुतमिश का जो छोटा पुत्र था
रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसे सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था और वो एक अयोग्य शासक था। जो फिरोज शाह था ये अयोग्य शासक था, वो सुल्तान नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये महिला को शासिका के रूप में नहीं देख सकते थे, यानी उनका मानना था कि महिला जो है वो शासन नहीं कर सकती है। तो रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहन के, जो कि न्याय के मांग का प्रतीक था, जुम्मे के दिन मस्जिद में आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, जो जनता के हस्तक्षेप के बाद शासिका बनी। अब क्या हुआ, जब ये शासिका नहीं बन पाई तब रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहना, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया एक परंपरा था। और उसने जुम्मे के दिन ही मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और वहां न्याय की मांग की। तो जनता ने क्या किया, हस्तक्षेप के बाद शासिका बनी, यानी जनता के द्वारा जब उसमें हस्तक्षेप किया गया तब उसके बाद उसे शासिका बनाया गया। तो अब हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। तो रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन की थी? तो 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया कौन थी? दिल्ली की प्रथम और अंतिम, यानी इसके बाद कोई महिला जो है वो सुल्तान नहीं बनी थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा यानी कि कावा एवं कुल्हा, जो कि टोपी है, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। अब रजिया क्या हुआ था, जब वो सुल्तान बन गई तो वो पर्दा प्रथा जो है, यानी कि महिलाओं को पर्दा के पीछे रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, इसको त्याग कर पुरुष की तरह ही चोंगा पहने और कुल्हा यानी टोपी पहन के राज दरबार में खुले मुंह जो है वो जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। अब रजिया ने घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था, जो कि अमीर एक अखूर, जिसे घोड़े का सरदार कहा जाता है, उसे नियुक्त किया। गैर तुर्की को सामंत बनाने की रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर जो है वो विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बिठा दिया। अब क्या हुआ, जब गैर तुर्की जो थे उसको सामंत बनाने के जो रजिया का प्रयास था, उससे क्या हो गया, तुर्की अमीर जो थे वो इसके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर, यानी रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी से हटा दिया और उसके जगह पे मुइजुद्दीन बहराम शाह को बिठा दिया गया उस गद्दी पे। तुर्की अमीरों ने रजिया को जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह भी फैलाया। अब क्या हुआ, तुर्की अमीर जो है वो तो पहले से ही रजिया के विरुद्ध थे, तो उन्होंने जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया, यानी कि अभी ये जो अफवाहें फैलने की जो परंपरा है, जो आंटियां करती है, वो अभी ही नहीं थी, ये पहले भी हुआ करती थी, पहले भी अफवाहें जो है कि फैला करती थी। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुतनिया से पराजित हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। अब क्या हुआ, जब रजिया जो थी वो तबर हिंद के सूबेदार अल्तुतनिया से जब पराजित हुई तब उसने क्या किया, पराजित होने के बाद उसने अल्तुतनिया से ही विवाह कर लिया। इसने शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। अब शादी करने के बाद क्या हुआ, तो रजिया पुनः प्रयास की ताकि वो गद्दी पे बैठ सके, लेकिन फिर भी वह असफल रही। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट डाकुओं के द्वारा रजिया और अल्तुतनिया की हत्या कर दी गई। अब क्या हुआ, 1240 ईस्वी में कैथल के निकट डाकुओं के द्वारा रजिया और अल्तुतनिया जो थे उसके पति उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, यानी इल्तुतमिश के कौन कौन से उत्तराधिकारी जो है वो शासन किए थे, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था और अयोग्य शासक था, जो कि ज्यादा समय तक शासन कर नहीं पाया, 8 महीने तक ही शासन किया। उसके बाद रजिया बनी, जो कि 1236 से 1240 तक शासन किया था, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। और उसके बाद बहराम शाह, जिसने 1240 से 42 तक शासन किया था, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। और बहराम शाह को बंदी बनाकर 1242 में इसकी हत्या कर दी गई थी। और बहराम शाह की हत्या के बाद अलाउद्दीन जो है महसूद शाह ये शासन किया, यानी ये गद्दी पे बैठा, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। अब ये कौन था अलाउद्दीन महसूद शाह, तो ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। अब ये रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है ये कौन था, तो ये रजिया का भाई था। तो नसीरुद्दीन महमूद, अब इन्होंने 1246 से लेकर 66 तक इन्होंने शासन किया। और ये कौन था, तो ये इल्तुतमिश का पुत्र था। अब यहाँ देखिए, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 ईस्वी में बना था, यानी कि 1242 में बहराम शाह का जब हत्या कर दी गई, उसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह जो है 1242 में ही वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया गया। अब क्या हुआ, बलबन के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और उसके द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह को भी सुल्तान के पद से हटा दिया और नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में, जो
कि 1246 से लेकर 1266 तक शासन किया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो था वो दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक था। ये क्या था? तो ये 8वां शासक था। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, यानी धार्मिक प्रवृत्ति यानी धर्मों को मानना। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। अब ये कैसा सुल्तान था? तो ये क्या करता था? ये टोपी सिल करके अपने जीवन का निर्वाह करता था, यानी अपने जीवन यापन करता था टोपी सिल के, या कुरान की प्रतियां लिखा करता था। जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था, ये कुरान की जो प्रतियां होती है वो भी लिखा करता था। नसीरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। अब क्या हुआ था? तो नसीरुद्दीन महमूद जो था उसने बलबन को अपना वजीर बना लिया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना, यानी जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई उसके बाद जो बलबन था जिसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से करवाया था, वही उसका अगला शासक बन गया। बलबन का वास्तविक नाम जो है वो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। अब ये बलबन कौन था? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन, अब बलबन के बारे में देखिए, 1266 से लेकर 1286 तक इन्होंने शासन किया था। बलबन ईरान का रहने वाला था। ये कहाँ का था? बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। अब बलबन ईरान का था तो ये अपने दरबार का गठन भी कैसे करेगा? तो ईरानी परंपरा के अनुसार ही करेगा। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया। अब इसने क्या किया? तो ईरान का ये रहने वाला था। ईरानी परंपरा के अनुसार ये अपने दरबार का गठन कर रहा था और ये ईरानी था तो ये ईरानी त्यौहार जो है नवरोज उसको भी मनाना इन्होंने शुरू कर दिया। और इसने दरबार में सजदा और पेवोस की परंपरा भी प्रारंभ कर दी। सजदा यानी कि सर झुकाना, यानी कोई भी अगर आ रहा है तो उसका सजदा करना, यानी उसके सामने जो है सर झुकाना। और पेवोस क्या है? तो उनके पैरों को चूमना। पहले क्या होता था? जब भी कोई आए तब उसका सजदा करना, यानी अपना सर झुकाना है और उनके पैरों को जो है चूमना है। ये परंपरा हुआ करती थी पहले। इसने अपने आप को पृथ्वी का नियावत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर की छाया बताया था। अब बलबन ने क्या किया? तो इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व और ईश्वर की छाया बताया खुद को। इसने रक्त और लोह नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति। अब इसने क्या किया? तो इसने आक्रमण की नीति को भी अपना लिया। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त किया। अब ये जो दल चालीसा है इसे समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने इसे समाप्त किया। बलबन के बाद अगला शासक जो है केकुबार बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैम्यूअस बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दिया। अब बलबन के बाद जो है क्या हुआ था? तो अगला शासक कौन बना था बलबन के बाद? केकुबार बना था, जो एक अयोग्य शासक था, यानी योग्य नहीं था, लायक नहीं था, उसके शासन करने के लायक नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ? गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है शमसुद्दीन कैम्यूअस बना था। सबसे अंतिम गुलाम वंश का जो सबसे अंतिम शासक है कौन बना था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स बना था, जिसकी हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अब यहीं से खिलजी वंश का जो है वो शुरुआत हुआ था, यानी गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी और यहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत भी हो गई थी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट्स आप लोग की रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए।